नमस्कार, स्वागत है आपका ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं अमृता राय। ग्राउंड रिपोर्ट के आज के कार्यक्रम में हम आपको दिखाएंगे मध्य प्रदेश में किसान आंदोलन का मंडी मजदूरों पर है कैसा असर, और साथ ही आपको दिखाएंगे भारत में क्यों बढ़ रहे हैं डिप्रेशन के मामले। इसके अलावा नैनी झील के अस्तित्व पर क्यों लगा है संकट। सबसे पहले लेकिन दिखाते हैं आपको ग्राउंड रिपोर्ट की सुर्खियां। 5 पूर्वोत्तर राज्यों में बाढ़ का कहर। मिजोरम में 10 से ज्यादा मौतें। गुवाहाटी में स्कूल कॉलेज बंद। मध्य प्रदेश में किसान आंदोलन से मजदूर परेशान। मंडियों में कामकाज ठप होने से छिना रोजगार। सरकार से मदद की मांग। डिप्रेशन का बढ़ रहा है प्रकोप। भारत में 5 करोड़ लोग पीड़ित। WHO ने बताई जागरूकता लाने की जरूरत। खतरे में नैनीताल की मशहूर झील। तेजी से सूख रहा है पानी। अतिक्रमण और बेकाबू निर्माण से गहराई समस्या। पूर्वोत्तर राज्यों में 4 दिनों से भारी बारिश हो रही है। बाढ़ और बारिश का सबसे ज्यादा असर मिजोरम में देखने को मिला है, जहां पर बाढ़ और बारिश की वजह से 10 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। हालांकि इसका असर असम, मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय में भी देखने को मिल रहा है। गुवाहाटी में स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। भारी बारिश के चलते आई बाढ़ ने मिजोरम में भारी तबाही मचाई है। लंगलेई जिले के तलाबुंग में इस कारण 10 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। कई लापता हैं। राज्य के अलग अलग हिस्से में जमीन धंसने से करीब 50 घर तबाह हो गए हैं। 350 से ज्यादा घर पानी में डूबे हैं। राजधानी आइजवाल की सड़कें बंद पड़ी हैं। बिजली और संचार सेवाएं भी बाधित हैं। बारिश और भूस्खलन ने मिजोरम को असम से जोड़ने वाले नेशनल हाईवे 54 को भी नुकसान पहुंचाया है। वहां राहत और बचाव का काम तेजी से चलाया जा रहा है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने ट्वीट किया है कि गृह मंत्रालय का कंट्रोल रूम 24 घंटे मिजोरम समेत पूर्वोत्तर के राज्यों में बाढ़ और भूस्खलन के हालात पर नजर बनाए हुए है। पूर्वोत्तर के दूसरे राज्यों में भी भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात हैं। गुवाहाटी में तो बुधवार को सभी स्कूल और कॉलेजों को बंद करना पड़ा। रिहायशी इलाकों में पानी भरने से यातायात व्यवस्था चरमरा गई है। प्रशासन लोगों को हर मुमकिन मदद मुहैया कराने में जुटा है। टोटल पानी कलेक्ट होके ये हाल हो गया है कि इस समय अब अंदर जाने पे तो ये समझ लीजिए कि इससे भी ऊपर पूरा डूब जा रहा है। सभी लोग यहाँ भीग रहे हैं। रिक्शा विक्सा भी जो है आधा डूब जा रहा है। उधर रोड पे भी ये हालत हो गई है कि वहाँ भी ट्रांसपोर्ट पूरा बंद हो गया है। जो भी यहाँ सिटी की बसें चलती हैं वो सब बंद हो चुकी हैं। इमरजेंसी रिलीफ हिसाब है, जो हेल्प चाहिए हम इन लोग का करेंगे, लाइक मेडिकल हेल्प एंड ड्रिंकिंग वाटर और जो फैसिलिटी चाहिए हम इनको टिक्का करेंगे। मणिपुर की राजधानी इम्फाल में भी भारी बारिश से जगह जगह पानी जमा हो गया है। राज्य में NDRF और स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों समेत तमाम दूसरी आपात एजेंसियों को तैयार रहने को कहा गया है। आइजवाल, इम्फाल और गुवाहाटी से ग्राउंड रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अब खबर मध्य प्रदेश से है। मध्य प्रदेश में किसान आंदोलन का असर वैसे तो पूरी अर्थव्यवस्था पर पड़ा है, लेकिन एक वर्ग ऐसा है जिसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है। जी हाँ, ये वर्ग है रोज कमाने खाने वाला, जिसके सामने भूखमरी की नौबत आ गई है। हमारे संवाददाता रविंद्र शेरौन की खास रिपोर्ट। ये है 58 साल के दिनेश। पिछले 35 साल से नीमच की मंडी में मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पालते हैं, लेकिन अभी तक चल रहे किसान आंदोलन के कारण पिछले लगभग 2 हफ्ते से मंडी ठप पड़ी है। वहां माल नहीं आने के कारण कोई काम नहीं है, तो दिनेश बेरोजगार बैठे हैं। उनके पास कमाई का कोई और साधन नहीं है। कभी अनाज तो कभी पैसा उधार मांगकर उन्हें अपने परिवार का पेट भरना पड़ रहा है, लेकिन धीरे धीरे उधार मिलना भी बंद हो रहा है। मंडी बंद रहेगी तो खाएंगे क्या? छोटे छोटे बच्चे सब मंडी वर्ग के आधार पे ऊपर ही मजदूर खाना बनाता है, उससे सब में ज्यादा परेशान हो रहा। ये हालत केवल दिनेश की नहीं है। ऐसे हजारों परिवार हैं जिनके 2 वक्त की रोटी का इंतजाम मंडी में मजदूरी से ही होता है। रोजाना 200 से 400 रुपए तक कमाने वाले इन मजदूरों की सुध लेने वाला आज यहाँ कोई नहीं है।
इन लोगों की मांग है कि किसानों की तरह मजदूरों के लिए भी सरकार को राहत की घोषणा करनी चाहिए। मजदूर बहुत पिस रहा है इस स्थिति में कि अभी खाने पीने का संकट आ गई है, बच्चे पालना मुश्किल हो गए हैं और ये हड़ताल बंद हो, समाप्त हो तो अच्छा है। बच्चों ना आटा है ना अनाज है ना कंट्रोल में गेहूं दिए जा रहे हैं। सरकार को हमारी फिक्र नहीं, सब उनकी फिक्र कर रहे हैं। हमारी फिक्र ही नहीं है बिल्कुल। हम माल मजदूरों की तो बिल्कुल ही फिक्र नहीं है, इस मंडी में बिल्कुल ही फिक्र नहीं है हमारी। तो हमारी भी सुनी जाए कुछ बात। वैसे हालात तो व्यापारियों के भी खराब हैं, पर उनके सामने भूखों मरने की नौबत नहीं है, जबकि दिहाड़ी पर काम करने वाले मजदूरों के पास आज काम ही नहीं है। दरअसल किसान, मजदूर और व्यापारी स्थानीय अर्थव्यवस्था का अटूट हिस्सा हैं। उनमें किसी का काम रुके तो उसका असर दूसरों पर भी पड़ता है। मजदूरों की स्थिति तो दयनीय साहब। हमारे पास माल नहीं होने से हमारे खुद के प्लांट सबके बंद पड़े हैं। हमारे यहाँ जो डेली मजदूर आया करते थे वो लोग भी रोजी रोटी से चले गए। मंडी में कम से कम 1000 हमाल काम करता है, गाड़ी वाला, ठेले वाला, सब तरह का। वो सब उनको कहीं श्रम मिलेगा कहाँ से? मंडियाँ, बाजार देखो तो सूने पड़े, बाजार में भी मजदूरी नहीं मिलेगी। एक मद के अंदर अब एक मद मान लो हमारा खरीदी का मद हुआ, खरीदी के मद में आप 2 लाख रुपए से ज्यादा का भुगतान नहीं कर सकते, तो व्यापारी कैसे किसानों को नकद भुगतान करेगा? किसान मुसीबत में है, उन्होंने आंदोलन की राह पकड़ी है, उसका खराब असर मजदूरों पर पड़ा है, लेकिन इस तरफ किसी का ध्यान नहीं है। किसानों की हड़ताल की वजह से शहर की मंडियां और यहाँ काम करने वाले मजदूरों के पेट दोनों खाली हैं। इनको उम्मीद है कि जिस तरीके से किसानों की मांगों को सुना गया है, उसी तरीके से यहाँ के मजदूरों के भूखे पेट की आवाज भी कोई सुने और उनके लिए भी कोई अहम योजनाएं बनाए, जिससे इनके भूखे बच्चों के पेट भरे जा सकें। नीमच से कैमरामैन संजय कुमार के साथ रविंद्र सिंह शोरान, ग्राउंड रिपोर्ट के लिए। और सीधे लिए चलते हैं आपको मध्य प्रदेश। हमारे संवाददाता रविंद्र सिंह शेरौन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। रविंद्र, सरकार के लिए दोहरी तिहरी चिंता का सबब है ये, क्योंकि किसान भी परेशान हैं, व्यापारी भी परेशान हैं और जो मजदूर हैं वो भी कह रहे हैं कि हमारी चिंता, हमारी फिक्र किसी को नहीं है। सरकार इनकी मदद के लिए क्या कर सकती है? देखिए, जहाँ तक मजदूरों का सवाल है तो मजदूरों का क्योंकि संगठन कोई बहुत बड़ा मजबूत संगठन नहीं है जो पूरे प्रदेशव्यापी या देशव्यापी किसी तरह के आंदोलन में सक्रिय रहा हो, इसलिए इनकी आवाज़ जो है हमेशा दबी रह जाती है। इनकी मांगें जो है सरकार तक कभी नहीं पहुंच पाती हैं। ये सबसे बड़ा कारण है कि आज तक ये लोग इस तरीके से परेशानी का सबब जो है वो इन लोगों के लिए बना हुआ है। यहाँ पर जो मजदूर है, करीब 265 मंडियाँ अमृता यहाँ पर हैं, जिनमें लाखों मजदूर काम करते हैं और करीब 10 लाख लोग जो है इनके परिवार के, वो इनका आसरा इस मंडी की मजदूरी से आने वाले खर्चे से ही उनका परिवार का गुजर बसर होता है। जो एक अलग अलग यहाँ पर तुलावटी है, जहाँ पे हम्माल है, ठेले वाला है, रिक्शे वाला है, रेहड़ी वाला है, ये सब मिलाकर के जो काम करते हैं, 4.25 रुपये एक हम्माल को है एक बोरी के बदले में दिया जाता है, तुलावटी को 2.25 रुपये मिलता है। वो करीब मिला के 200 से 400 रुपये ये लोग रोज कमाते हैं, यानी कि रोज इनको कुआं खोदना पड़ता है और रोज पानी पीना पड़ता है। ऐसी स्थिति में पिछले 15 दिन से आप सोच सकते हैं, जब मंडी बंद पड़ी हुई है, इनके पास आमदनी का कोई दूसरा साधन नहीं है, ऐसी स्थिति में ये लोग इतने परेशान हैं कि इनकी आवाज़ तक कोई नहीं सुन पा रहा है। और सरकार जो है, सरकार की तरफ से कोई नुमाइंदा, सरकार की तरफ से कोई अधिकारी अभी तक नहीं आया है इनकी बात सुनने के लिए। क्या मनरेगा जैसे जो अभियान सरकार की तरफ से चलाए जाते हैं वो कोई विकल्प हो सकता है मजदूरों को रोजगार देने का, रविंद्र? देखिए अमृता, अभी तक जो मनरेगा है वो इस तरह की जो मंडियां हैं वहां पर अभी तक मनरेगा नहीं पहुंच पाया है। दूसरा, ये मजदूर जो है ये बाहर काम करना इसलिए नहीं चाहते हैं कि यहाँ पर इनकी कमाई मनरेगा से एक तो ज़्यादा हो जाती है जब सामान्य तौर पर काम होता है। दूसरा, 100 दिन से अधिक जो है इन लोगों को यहाँ पर साल में काम मिलता है। दूसरा, ये जो इनकी जो स्किल है सामान उठाने की या सामान को तोलने की, जो मजदूरों की, वो मनरेगा में उस तरह का काम संभव इन लोगों के लिए करना नहीं है। दूसरा, घर के बिल्कुल नजदीक ये लोग काम करते हैं। साथ ही साथ मनरेगा में वो सुविधा नहीं है। इन लोगों जो अगर इनको लाइसेंस मिल जाता है यहाँ पर काम करने का, रजिस्ट्रेशन जो मंडी विभाग यहाँ पर करता है, उसके तहत कभी बीमार पड़ने पर इन लोगों को सरकारी अस्पताल में इलाज की सुविधा मिलती है, दवाइयाँ वहाँ से मिल जाती हैं। और अगर दुर्घटना किसी की हो गई है
तो उसमें 75,000 रुपए तक जो है सरकार की तरफ से बीमा जो इनको मिलता है। बीमा इनकी केवल बच्चियों की शादी जो दुर्घटना या होती है, बीमारी कभी-कभी पर तो सरकार- मिलता है, लेकिन बाकी रोजी रोटी चलाने के लिए क्या कोई सुविधा दे सकती है सरकार? अगर लाइसेंस देती है तो कितने मजदूरों को इस तरह का लाइसेंस है, और जिन मजदूरों के पास लाइसेंस है क्या वो रोजी रोटी के लिए भी इस लाइसेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं? क्या सरकार इस तरफ कुछ सोच पा रही है, या उनकी मदद के लिए कुछ और इस लाइसेंस में कुछ और सुविधाएं बढ़ाने के बारे में सोच सकती है? जी देखिए, लाइसेंस जहाँ तक है वो 1 साल के लिए बनता है और उसको बनने में कम से कम 6 महीने का समय लगता है, जिसके लिए जो कागजात एक मजदूर को जुटाने पड़ते हैं उनमें आधार कार्ड से लेके, राशन कार्ड से लेके, और उनकी उम्र का दस्तावेज और उनके हेल्थ का दस्तावेज, इन सब को जमा करने में और एक नवीनीकरण कराने में करीब 6 महीने का समय लग जाता है, जो कि केवल 1 साल के लिए बनता है। उसके बाद जो सुविधाएं दी जाती हैं, जिस तरह से अगर हम हेल्थ इंश्योरेंस की बात करें तो हेल्थ उनको सिर्फ मिल सकता है कि वो सरकारी अस्पताल में जाए। वो सरकारी अस्पताल में आजकल जो सुविधाएं हैं वो तमाम लोगों के लिए खुली है और उसमें किसी तरह का पैसा नहीं लगता है। जहां तक इनका इंश्योरेंस का सवाल है लाइफ का, अगर काम करते वक्त ये दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं तो इनको 75,000 आज की तारीख में केवल 75,000 रुपया दिया जाता है, और अगर सामान्य तौर पर इनकी मौत होती है तो सिर्फ 25,000 रुपया इन लोगों को दिया जाता है। और लाइसेंस का सबसे बड़ा नकारात्मक पॉइंट जो है वो ये है कि सिर्फ 62 साल की उम्र तक जो है आपको लाइसेंस मिलता है एक मजदूर को काम करने के लिए। अगर मजदूर की शारीरिक अवस्था ठीक है, बावजूद उसके 62 साल के बाद उसका लाइसेंस नवीकरण नहीं किया जाता है, और न ही सरकार क्या किसी लाइसेंस तरह खत्म हो जाता पेंशन- है अगर मध्य प्रदेश से बाहर किसी राज्य में मजदूर काम करने जाए, या मंदसौर से नीमच में चला जाए, नीमच से भोपाल चला जाए, तो भी क्या लाइसेंस उसका कंटिन्यू करता है या वो बदल जाता है? जी देखिए, उसको वापस जब अगर वो दूसरे क्षेत्र में चला जाता है तो फिर से वही प्रक्रिया दोहरानी पड़ेगी, तमाम वही कागजात उसको लेके आने पड़ेंगे जो वहाँ की लोकल मार्केट और लोकल मंडी को जरूरत है, और तब जाके उसका दोबारा से लाइसेंस बनेगा। लेकिन बहुत सारे हमाल ऐसे हैं जो कि बिना लाइसेंस के भी काम करते हैं, क्योंकि इतनी पेचीदगी भरा लाइसेंस बनाने का तरीका है, 6-6 महीने तक का समय लग जाता है, जो कि अपने आप में एक डिस्करेजिंग है इन लोगों के लिए। जी, तो 6 महीने लाइसेंस बनाने में लगता है, और लाइसेंस की अवधि होती है 1 साल, और लाइसेंस जो मिलता भी है वो केवल स्वास्थ्य सुविधाओं के मद्देनजर मिलता है। रोजी रोटी चलाने के लिए लाइसेंस का इस्तेमाल वो नहीं कर सकते हैं। फिलहाल 15 दिनों से भुखमरी की नौबत में आ गए हैं किसान आंदोलन के दौरान मजदूर, उनकी भी सुध लेना सरकार की जिम्मेदारी हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र शिरोन हमसे बातचीत करने के लिए। आगे की खबर का रुख करते हैं। क्या आपको पता है कि भारत में 5 करोड़ लोग ऐसे हैं जो डिप्रेशन के शिकार हैं? जी हाँ, 5 करोड़ लोग भारत में डिप्रेशन के शिकार हैं, और डिप्रेशन लगातार लोगों को अपनी गिरफ्त में लेता जा रहा है। WHO ने इसी समस्या को देखते हुए साल 2017 को डिप्रेशन वर्ष घोषित करने की भी बात कही है। अगर खुशी के मौके पर आप खुश नहीं होते और बेहद गमगीन मौका भी आपको दुखी नहीं कर पाता हो, तो आपको सतर्क होने की जरूरत है। विशेषज्ञ कहते हैं कि अवसाद यानी डिप्रेशन के ये लक्षण हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में 30 करोड़ से ज्यादा लोग इससे पीड़ित हैं। भारत में 5 करोड़ लोग इसके शिकार हैं। बीते दशक में इससे पीड़ित लोगों की संख्या में करीब 20% बढ़ोतरी हुई है। It is something which is very prevalent. Between 4 to 5% of the global population, over 300 million people, are depressed. That is globally, and here also in India. But it's also troubling, actually, that over the last 10 years, it has increased by 20%. विश्व स्वास्थ्य संगठन की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 13 से 15 साल के 1/4 किशोर डिप्रेशन के शिकार हैं। अवसाद की सबसे खराब स्थिति में पीड़ित आत्महत्या तक कर लेते हैं। 10 दक्षिण पूर्वी एशिया देशों में सर्वाधिक आत्महत्या दर भारत में ही है। आंकड़ों के मुताबिक भारत में कुल 3,500 मनोचिकित्सक हैं, जो जरूरत से बहुत कम हैं। Very prevalent. It's still a lot of stigma. People rather not talk about it. And people find it also very difficult if somebody is depressed what to do. And we hope that by today giving more attention to it, that actually we will be able to overcome. अवसाद से बचने के लिए पूरी नींद लेना, अच्छा और समय पर खाना, तनाव कम करना, महत्वाकांक्षा को नियंत्रित रखना, परिवार के साथ जुड़े रहना और काम में व्यस्त और मस्त रहना जरूरी है। अवसाद का सबसे बड़ा कारण आज की जीवन शैली है। हम जीवन की भागदौड़ में आगे नहीं निकल पाते तो हीन भावना से ग्रस्त हो जाते हैं। ये अवसाद को निमंत्रण देता है। ऐसे में जीवन शैली में बदलाव करके ही अवसाद से बचा जा सकता है।
ग्राउंड रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। रुकेंगे अभी एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे एक सुखद खबर। ले चलेंगे आपको महोना गांव, जिसे कहते हैं तालाबों का गांव। और अब बात करते हैं हफ्ते के मुद्दे की। हफ्ते के मुद्दे में हम बात कर रहे हैं जल संकट की। जी हां, नैनीताल की खबर का रुख करते हैं। नैनीताल में नैनी झील भीषण जल संकट से गुजर रहा है, लगातार सूखने की कगार पर है और उसके अस्तित्व पर खतरा मंडराने लगा है, ऐसा कह रहे हैं जानकार। आइए आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। नैनीताल के मॉल रोड पर विरोध प्रदर्शन का नजारा। पिछले कुछ सालों से गर्मियों में यहाँ की मशहूर नैनी झील का पानी जिस कदर सूखता गया है, उससे इस शहर के लोग परेशान हैं। नैनीताल की जो झील की हालत इस साल हो रही है, ऐसा किसी ने जिंदगी में नहीं देखा। यहाँ से जो भी लोग नैनीताल में रह रहे हैं, उन्होंने कभी झील को ऐसे नहीं देखा। तो हमारी यही इच्छा है कि शासन इसको सीरियसली ले और कोई ना कोई कदम उठाए जिससे नैनीताल बच सके। सरकारी माप जोख के मुताबिक झील का पानी इस बार तकरीबन 18 फीट नीचे चला गया है। इसका बड़ा कारण है झील से हर रोज शहर की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पानी का निकाला जाना। शहर की आबादी, पर्यटकों और बेकाबू निर्माण, सबका बोझ नैनी झील पर है। इसके जल स्रोत सूखा ताल में हुए अतिक्रमण से हालात और बिगड़े हैं। हमारी बोट वहाँ से चलती थी पहली सीढ़ी से, देखो कम से कम 15 फुट पानी कम हो गया इसमें, 15-20 फुट कम हो रहा है कम से कम। वहाँ से बोट चलती थी, जहाँ हम जिस टाइम खड़े हैं यहाँ सूखा, बिल्कुल सूखा लग रहा है। नैनीताल में ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल ताल ही नहीं है यहाँ। झील विकास प्राधिकरण के अधिकारी कहते हैं कि उनका काम सिर्फ निर्माण की निगरानी है। पीडब्ल्यूडी अधिकारियों का कहना है कि वे सिर्फ झील की मापजोख करते हैं और नगर पालिका का काम शहर को झील का पानी पिलाना है। यानी झील के सूखने की चिंता किसी को नहीं है, ना ही सीधे तौर पर प्रशासन का कोई विभाग इसके लिए जवाबदेह है। उत्तराखंड की नई सरकार ने लोक निर्माण विभाग से छीनकर झील की जिम्मेदारी सिंचाई विभाग को सौंपी है। सिंचाई विभाग इस झील की देखरेख करेगा, तो ये सिंगल विभाग होगा जो इसकी देखरेख करेगा और जितने भी जो एलडीए हों चाहे नगर पालिका हों, ये अपने अपने स्तर पर जो झील से आउटसाइड का एरिया है, चाहे वो साफ सफाई को लेकर के है, अवैध निर्माण को लेकर के है, वो अपने कार्य करेगा। 1970 के दशक से ही इस झील के सूखने की आशंका पैदा होने लगी थी, लेकिन उन चेतावनियों पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। अब समाधान को लेकर सभी अंधेरे में तीर चलाते हुए नजर आते हैं। 1976 में डॉक्टर एसपी सिंह का एक लेख छपा था, शोध पत्र, जिसमें उन्होंने बताया था कि इस झील के किनारे एक ऐसा पौधा उगने लगा है जो इस झील के मरने का सूचक है, यहाँ के पानी के खत्म होने का सूचक है। नैनीताल देश भर के सैलानियों के आकर्षण का केंद्र रहा है। नैनी झील सूखी तो इस पर्यटन स्थल के वजूद का सवाल खड़ा हो जाएगा। नैनीताल से ग्राउंड रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक में भर्ती की जो प्रक्रिया है वो संदेहों के घेरे में आ गई है। स्थानीय लोगों का ये आरोप है कि भर्ती में स्थानीय लोगों को तरजीह नहीं दी जा रही है। हाल ही में असल में सरकारी नियमों में बदलाव किया गया था, जिसकी वजह से बाहरी लोगों के चयन आसान हो गया है, जिसकी वजह से स्थानीय लोग नाराज हैं। कर्नाटक के धारवाड़ में इन लोगों ने कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंकों में नौकरी के लिए आवेदन किया था। इनका आरोप है कि हाल में नियुक्ति के नियम बदल दिए गए, इसे वो अपने साथ नाइंसाफी मानते हैं। 2014 से पहले तक ग्रामीण बैंकों में एसडीसी की नौकरी के लिए स्थानीय भाषा पर पकड़ होना अनिवार्य था, लेकिन अब नौकरी हासिल करने के 6 महीने बाद तक भाषा सीखने की छूट दी गई है। They have mentioned that the candidates will be given 6 month time, extra time, if they are not unable to write, speak or English, local language.
in that particular state. They will be given a 6-month time for this notification. So for this reason, other states people will also apply. दूसरे राज्यों को भी वो जॉब के लिए अप्लाई करें। इसके लिए हम कर्नाटक लोगों को बहुत अन्याय हो रहा है, तो इसीलिए हम चाहते हैं कि नोटिफिकेशन चेंज हो जाए। आंकड़ों के मुताबिक 2014 में कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक में क्लर्क के पद पर 505 लोगों की भर्ती हुई। उसमें से सिर्फ 6 लोग ही दूसरे राज्यों के थे। 2015 में 21 लोगों की नियुक्ति हुई, जिसमें से 19 बाहरी और 2 स्थानीय आवेदकों को नौकरी मिली। 2016 में नियम बदलने के बाद ऑफिस असिस्टेंट पद पर 245 लोगों को नियुक्त किया गया, जिनमें 168 बाहरी और सिर्फ 77 स्थानीय आवेदकों का चयन हुआ। इससे स्थानीय आवेदकों में गुस्सा है। What are the recent orders Government of India that Institute of Bankers they have given? It is an independent body. It is not. It doesn't come under the Government of India. It is an autonomous body. What directions they have issued? Let me have a look at it. Then need so I will raise the issue with the Finance Minister. कर्नाटक सरकार ने 2005 में 4 स्थानीय बैंकों को मिलाकर कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक का गठन किया था। इसका मकसद ग्रामीण बैंकिंग को बढ़ावा देना है। बैंक में स्थानीय लोगों को नौकरी देने पर जोर दिया गया है, लेकिन अब स्थानीय लोगों की अनदेखी बैंक के मकसद पर सवाल खड़े कर रही है। कर्नाटक के धारवाड़ से ग्राउंड रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। आज़ादी के बाद जमींदारी प्रथा को खत्म करने के लिए सरकार की तरफ से कई तरह के कदम उठाए गए और जमींदारी प्रथा इतिहास का हिस्सा हो गई। आइए देखते हैं क्या कदम उठाए गए इतिहास के पन्नों में। आजादी के तुरंत बाद जमीन का मुद्दा गरमाया। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने भूमि के राष्ट्रीयकरण की मांग करते हुए तेलंगाना में बगावत की राह पकड़ी। 1951 में विनोबा भावे के नेतृत्व में भूदान आंदोलन की शुरुआत हुई। 1955 के अवाड़ी अधिवेशन में कांग्रेस ने विकास का समाजवादी रास्ता अपनाया। इसके तहत किसानों के बीच भूमि वितरण, सामुदायिक विकास योजनाओं से किसानों की समृद्धि बढ़ाने, अनाज पैदावार में बढ़ोतरी, काश्तकारों के हितों की रक्षा और लगान का भुगतान नकदी में करने की व्यवस्था करने का लक्ष्य रखा गया। आगे चलकर सरकार ने अवाड़ी अधिवेशन में लिए गए संकल्प के मुताबिक जमींदारी प्रथा को खत्म करने के कई कदम उठाए। सूखते पोखरों और अवैध कब्जों के शिकार होते तालाबों के इस दौर में एक गांव ऐसा है जहां पर तालाब, जिसे हम कह सकते हैं कि वो तालाबों का गांव है। जी हां, आपको लिए चलते हैं लखनऊ के महोना गांव, जहां पर इस गांव के लोग जिस तरह की मेहनत कर रहे हैं अपने यहाँ पानी के संचय के लिए, इस वजह से उसे तालाबों का गांव कहा जाने लगा है। आइए देखते हैं एक अच्छी खबर। ये कुछ अलग ही नजीर पेश कर रहा है। लखनऊ से 30 किलोमीटर दूर बसे महोना में हर घर के सामने है पानी से लबालब तालाब। गांव में 25 से ज्यादा तालाब हैं। इनमें साल भर पानी रहता है और जल स्तर सालों से महज 15 फुट पर बरकरार है। जाहिर है यहाँ खेती भी बेहतर होती है। बड़ा खूबसूरत तालाब है वहाँ पर। पहले इसमें मत्स्य पालन होता था, इस वक्त वहाँ पर सौंदर्यीकरण हुआ और बहुत ही खूबसूरत तालाब बना है। पूरे महोना नगर पंचायत महोना में सबसे अच्छा तालाब बना है बंदिया तालाब। और बाकी बचे हुए तालाबों में मत्स्य पालन हो रहा है, जिसमें कुछ में बाबूजी ने हमारा प्रस्ताव भी किया है कि आने वाले टाइम में 3 तालाब में सौंदर्यीकरण और होगा। लगभग फायदा है, थोड़ा बहुत फायदा है। उसमें पेड़ वेड़ लगे हुए, बच्चे खेलते हैं, नहाने के लिए बना हुआ है, सब नहाते भी हैं। गांव को नगर पंचायत का दर्जा मिले 40 साल बीत चुके हैं। सफाई से यहाँ के बंधिया तालाब की तस्वीर बदल गई, लेकिन ज्यादातर तालाबों में गंदगी पसरी है। तालाब जैसे मुद्दे पर का ग्राम सभा और गांव के रहने वाले लोग उस पर नज़र रखें, उसमें साफ सफाई की दृष्टि से, अतिक्रमण की दृष्टि से, जल भराव की दृष्टि से, बारिश की पानी, अभी आगे बारिश भी आने वाली है, उस पानी के जाने के रास्ते सब अतिक्रमण हो गए हैं, कब्जा हो गए हैं। नतीजा ये होता है कि बारिश का पानी भी तालाबों में नहीं जा पाता। तो मैं मानता हूँ सरकार और जनता दोनों मिलकर के अगर काम करते हैं तो तालाबों का भविष्य उज्ज्वल है। तालाब महोना गांव की साझा थाती बन गए हैं। यहाँ हर शख्स की कोशिश रहती है कि इस विरासत को संजोए रखा जाए। लखनऊ के महोना गांव से ग्राउंड रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। ग्राउंड रिपोर्ट के आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।